गरीब गुरबा की पीठ पर यादवों के लाठी के निशान हैं। पहले मुगलों और फिर अंग्रेजों की सेना में यादव भर्ती होकर दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करते थे। मुगलों के साथ उनकी सेना में भर्ती होकर मारते थे यहाँ के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को, फिर अंग्रेजों की सेना में भर्ती होकर मारते थे, आज भी मार रहे हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई में यादवों का कोई भी योगदान नहीं है। दोस्तों, ये सारे बयान जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये बयान है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के। इन दिनों ओम प्रकाश राजभर के द्वारा दिए गए यादवों के खिलाफ इन बयानों के सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को घेरने के चक्कर में लगातार अपने बयानों के जरिए यादव समाज के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और यादवों के इतिहास को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। वो अपने बयानों के जरिए यादवों के खिलाफ एक नफरत भरा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ओम प्रकाश राजभर को यादवों के इतिहास से अवगत कराना चाहते हैं और इस वीडियो को आप सभी लोग इतना ज़्यादा शेयर कीजिए और वायरल कीजिए कि ओम प्रकाश राजभर तक ये वीडियो पहुंच जाए। ओम प्रकाश राजभर जी, आपने जो बयान दिया है ना कि पहले मुगलों की और फिर अंग्रेजों की सेना में यादव भर्ती होकर दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करते थे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यादव बहादुर थे, यादव लड़ाकू थे, यादव शरीर से बलशाली थे, उनके अंदर लड़ने की क्षमता थी। इसलिए वो चाहे मुगल हों चाहे अंग्रेज हों, उनकी सेना में शामिल हुआ करते थे। सिर्फ यादव ही शामिल नहीं हुआ करते थे, बल्कि ओम प्रकाश राजभर जी मुगलों और अंग्रेज़ों की सेना में जाट, गुजर, राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमान, तमाम जाति और धर्म के लोग शामिल हुआ करते थे। और ये लोग इसलिए शामिल हुआ करते थे क्योंकि ये भी वीर थे, लड़ाकू थे, बलशाली थे, इनके अंदर भी लड़ने की क्षमता थी। आप लोग क्यों नहीं शामिल हुआ करते थे, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वीडियो देखने वाले लोग, यदि आप लोगों के पास जानकारी हो कि ये लोग उसमें क्यों नहीं शामिल हुआ करते थे, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और जहां तक रही आज़ादी की लड़ाई में यादवों के इतिहास की, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं सिलसिलावार तरीके से आज़ादी की लड़ाई में यादवों ने क्या योगदान दिया है और यादवों की कैसी वीरता रही है, एक एक करके आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो यादवों के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत तो पौराणिक काल से ही हो जाती है। महाराजा यदु, जिनके नाम से यादव शब्द की उत्पत्ति हुई, जिनके वंशज सारे यदुवंशी माने जाते हैं, इनके पिता राजा ययाति हुआ करते थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि सातों द्वीपों के ऊपर इनका शासन हुआ करता था। ये चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। द्वापर युग में बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हुआ था। उस युद्ध में सबसे बड़ी सेना और सबसे शक्तिशाली सेना यदि किसी की हुआ करती थी तो वो यादवों की सेना हुआ करती थी। इस युद्ध में सबसे बड़े नायक यदि कोई थे तो वो यदुवीर श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण थे। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद पूरी दुनिया के ऊपर यादवों का ही शासन हुआ करता था। अच्छा, ये सारी जानकारी मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ। दरअसल इन सारी चीज़ों का जिक्र हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में मौजूद है। तो जो भी लोग हिंदू धर्म में यकीन करते हैं उनको तो ये बात माननी ही पड़ेगी। अच्छा, हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर और उन जैसे कुछ लोग हों जो इन पौराणिक इतिहासों के ऊपर ज़्यादा यकीन ना करते हों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोगों के लिए यादवों के इतिहास के संबंध में और भी अधिक जानकारी दे देता हूं। जहां तक रही यादवों के वीरता और शौर्य की और आज़ादी की लड़ाई में यादवों के योगदान की, तो इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से ही हो जाती है। दक्षिण भारत में 1750 के अंदर वीर अलगुमुथु कोंड ने, जो सवई करार नाम से भी जाने जाते थे, इन्होंने दक्षिण भारत के तमिलनाडु में इटियापा नायकर के सेनापति हुआ करते थे। इन्होंने 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह करने का काम किया था।
जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने वीर अलगुमुथु-कोन को तोप में उड़ाकर मार दिया था। वीर अलगुमुथु-कोन के ऊपर मैंने बकायदा विस्तार से वीडियो बना रखी है। आई बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। यादवों के शौर्य की यदि बात करें, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका युद्ध होता है। सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर जो बंगाल के मुख्य सेनापति थे वो युद्ध में मारे गए। उनके युद्ध में मारे जाने के बाद सिराजुद्दौला की सेना की कमान मोहन लाल यदुवंशी ने संभाली और मोहन लाल यदुवंशी जी इस युद्ध में सम्मिलित हुए और उन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद तक ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध लड़ा। मोहन लाल यदुवंशी जी बिहार के पूर्णिया के रहने वाले थे, यादव जाति से थे। 11 सितंबर 2022 को इन्हीं के वंशज स्वप्न कुमार घोष को अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का अध्यक्ष भी चुना गया था। इसके बाद 14 फरवरी 1739 करनाल का युद्ध आता है। इस युद्ध में नादिर शाह जो कि ईरान का लुटेरा था, उसने दिल्ली मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में रेवाड़ी के राजा और बाल किशन जी ने गजब का जौहर दिखाया था। वो 5000 अहिर जवानों के साथ युद्ध के मोर्चे में डटे रहे और अपने खून से करनाल की माटी को लाल कर दिया था। हार के बाद जब मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह की मुलाकात हुई तब नादिर शाह ने राव बाल किशन के बारे में कहा कि अगर शाही फौज उस बहादुर सरदार का तहे दिल से साथ देती और जंगे मैदान से फरार नहीं होती तो आज हमको दिल्ली देखना नसीब नहीं होता। अब मैं आप लोगों को आज़ादी की लड़ाई में यादवों का क्या योगदान है वो चरणबद्ध तरीके से बताता हूँ। सन 1857 में जो पहली क्रांति मानी जाती है, प्रमुख क्रांति मानी जाती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम रेवाड़ी राजघराने के राजा राव तुलाराम सिंह ने किया था। नसीबपुर के युद्ध में उन्होंने 5000 अहिर सैनिकों के साथ मिलकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश सेना थी, उसके खिलाफ युद्ध लड़ने का काम किया था। सिर्फ उन्होंने युद्ध ही नहीं लड़ा था बल्कि वो अफगानिस्तान गए थे और भारत के पक्ष में समर्थन जुटाने का भी काम किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी 1857 की क्रांति में बिहार के अहिरों ने भी अपना योगदान दिया था। 1857 की क्रांति का बिहार में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। उनकी सेना के प्रमुख सेनापति थे रणजीत सिंह यादव। रणजीत सिंह यादव जी ने उनकी सेना का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों से सीधा लोहा लिया। बाबू कुंवर सिंह के एक और सेनापति थे जगन्नाथ सिंह यादव। इन्होंने भी कुंवर सिंह का पूरा सहयोग किया था और इन्हीं के 5वीं पीढ़ी में जन्म लेते हैं यदुवीर अनिरुद्ध जगन्नाथ, जो मॉरिशस के बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं। इसके अलावा भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा सूत्रधार और महानायक महात्मा गांधी को माना जाता है। महात्मा गांधी जी ने अपने क्रांतिकारी और आंदोलनों की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से की थी। कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का साथ देने वाले बद्री अहिर हुआ करते थे और महात्मा गांधी जी ने जब 1917 के अंदर चंपारण में असहयोग आंदोलन किया था तो उसमें भी बद्री अहिर जी ने महात्मा गांधी जी के सहयोगी के रूप में काम किया था। गांधी जी ने खुद बद्री अहिर जी का जिक्र अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में किया है। इसके अलावा 4 फरवरी 1922 को होती है चौरी चौरा के अंदर क्रांति। इस क्रांति के अंदर सत्याग्रहियों ने 22 पुलिस वालों को थाने में बंद करके जला दिया। महात्मा गांधी इससे आहत हो गए और उन्होंने बारदौली प्रस्ताव से इस आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा क्रांति के पीछे असली कारण उस आंदोलन स्वयं सेवकों के मुखिया भगवान अहिर की मुंडेरवा बाजार में तत्कालीन दरोगा द्वारा पिटाई करना था। भगवान अहिर एक भूतपूर्व सैनिक थे जो प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले चुके थे, अतः वे सम्मानित व्यक्ति थे।
पिटाई का कारण जानने के लिए स्वयंसेवक चौरी चौरा थाने पहुंच गए और बात बिगड़ने पर थाने में आग लगा दी गई। इस चौरी चौरा की क्रांति में 19 लोगों को फांसी दी गई, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या यादव समाज के लोगों की थी, जिसमें भगवान अहिर शामिल थे, संपत अहिर पुत्र मोहन अहिर थे, विक्रम पुत्र शिवचरण अहिर थे, सीताराम पुत्र रामफल अहिर थे। इस तरीके से इन तमाम क्रांतिकारियों के नाम शामिल हैं। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को इन सभी नामों की सूची भी नजर आ रही होगी। इसमें अन्य जाति के लोग भी शामिल थे, सिर्फ यादव ही नहीं थे, लेकिन ज़्यादा संख्या यादव समाज के लोगों की थी। इसके बाद दोस्तों सन 1940 के अंदर अहिर कंपनी ने सिंगापुर के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसे सिंगापुर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी यादव समाज की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिहार बांका के रहने वाले महेंद्र गोप ने 250 से अधिक क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिन्हें 13 नवंबर 1944 को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद बिहार की जिरियावती देवी का भी नाम आता है, जिन्हें भागलपुर की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता था। इन्होंने 16 अंग्रेजों को गोली मारी थी। इसके बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किया था। इसमें भी यादव समाज की तरफ से चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। इसके अलावा दोस्तों भारत को आज़ाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने INA की भी स्थापना की थी और इसमें भी यादव समाज के लोगों ने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं आपको कुछ नाम पढ़ के सुना देता हूँ। कोमल यादव आज़ाद हिंद फौज के तोपची थे। ये छपरा गांव बलहलगंज मऊ उत्तर प्रदेश के निवासी थे। कोमल यादव के अलावा अन्य यदुवंशियों ने अनेक उपाधियां आज़ाद हिंद फौज में प्राप्त की थी, जैसे कि नायक मोलर सिंह, शहीद भारत सर्वोच्च वीरता पदक, SO हरि सिंह शेरे हिंद, कर्नल राम स्वरूप, सरदार जंग, कैप्टन गणेशी लाल तमगाए बहादुरी, मेजर चंद्रभान, सरदार जंग। इसके अलावा और भी अन्य यादव समाज के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई इस INA में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद आते हैं कमलेश्वरी प्रसाद यादव जी। आप सभी लोग जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाई गई, जिसमें 389 सदस्य थे। इसमें एक बिहार के बाबू कमलेश्वरी यादव भी थे, जो मधेपुरा के जमींदार श्री रामलाल मंडल के पुत्र थे, जिनका परिवार मधेपुरा के प्रतिष्ठित परिवारों में से था। संविधान सभा के लिए खगड़िया क्षेत्र से ये निर्वाचित हुए थे। ये कुछ नामों का जिक्र मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो में किया है, जिन्होंने भारत को आज़ाद दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज़ादी के बाद भी भारत ने समय समय पर जब जब इस देश को यादवों के रक्त की आवश्यकता हुई है, यादव समाज ने अपने रक्त की बूंद बूंद बहाने से कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। चाहे 1948 का पाकिस्तानियों का कबायली आक्रमण हो, चाहे 1962 का रिजांगला की लड़ाई हो, चाहे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध हो, चाहे 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, चाहे 1999 का कारगिल युद्ध हो, चाहे 13 दिसंबर 2001 संसद पर आक्रमण हो, जब जब इस देश के ऊपर विपदा आई है, यादव समाज के लोगों ने अपने रक्त की एक एक बूंद को बहाया है, इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। इसके बाद भी ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग यादवों के इतिहास के ऊपर सवाल उठाते हैं और पूछते हैं कि यादवों का इतिहास ही क्या है, आज़ादी की लड़ाई में यादवों का योगदान ही क्या है। तो राजभर जी, मैंने इस वीडियो में आपको यादवों का इतिहास बता दिया, लेकिन जिस इतिहास के ऊपर आप सबसे ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं, जिस महाराजा सुहेल देव राजभर को आप अपना पूर्वज मानते हैं, उन्हें अपनी जाति का बताते हैं, उन्हीं सुहेल देव राजभर को योगी आदित्यनाथ जी अपनी किताब हिंदू राष्ट्र नेपाल के अंदर उन्हें क्षत्रिय बताते हैं, अपनी जाति का बताते हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की किताब हिंदू राष्ट्र नेपाल अतीत और वर्तमान के पेज नंबर 19 को देखिए, आप लोगों को नजर आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वंश के 9वें राजा हरिदेव ने
मल्ल उपाधि को धारण किया। हरिदेव नाम को आप नोट कीजिए, हरिदेव ने मल्ल उपाधि को धारण किया। वस्तुतः यह वंश भारत के षोडश महाजनपदों में भगवान बुद्ध के समय अत्यंत प्रसिद्ध मल्ल गणराज्य के राजाओं का वंश था, जो उस समय भारत में कुशीनगर और पावा राज्य में राज करते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मल्ल क्षत्रिय रामानुज श्री लक्ष्मण के सुपुत्र मल्ल उपाधिकारी चंद्रकेतु के वंशज थे। यानी यहाँ पर जो राजा हरिदेव जी हैं, इनको मल्ल क्षत्रिय बताया। इसके बाद आपको देखना है पेज नंबर 21 पर, यहाँ पर लिखा हुआ है, सैयद सालार मसूद गाजी को पराजित कर उसे मार गिराने वाले महाराजा सुहेल देव के वंशज राजा हरि सिंह देव ने कन्नौज के राजा जयचंद के अभियान के बाद 1130 ईस्वी में श्रावस्ती को छोड़कर नेपाल की ओर प्रस्थान कर दिया था। तो इसमें साफ साफ योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी किताब में जो सुहेल देव जी हैं उनको क्षत्रिय बताया है, इनके पूर्वजों को मल्ल क्षत्रिय बताया है। कहीं पर भी सुहेल देव की जाति राजभर जाति के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने उल्लेख नहीं किया है, बल्कि अपनी जाति राजपूत जाति का ही बताया है। इसके अलावा दोस्तों आजमगढ़ के अंदर राजा सुहेल देव जी के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई। इसमें भी जो ओम प्रकाश राजभर है और इनकी पार्टी ने बड़ा प्रयास किया कि राजा सुहेल देव जी के नाम में राजभर जोड़ दिया जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने और उनकी सरकार ने राजभर जी के इतना प्रयास करने के बाद भी उसमें राजभर उनकी जाति के रूप में नहीं जोड़ा। यही काम योगी आदित्यनाथ जी ने दादरी के अंदर भी किया था, जहां पर उन्होंने गुर्जर शब्द को ही ढकवा दिया था। योगी आदित्यनाथ जी सुहेल देव को राजभर नहीं मानते हैं, मिहिर भोज जी को गुर्जर नहीं मानते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी आप यादवों के इतिहास के बारे में बात करते हैं और खुद जिस इतिहास के ऊपर गौरवान्वित महसूस करते हैं, जिस सुहेल देव राजभर जी को आप अपना पूर्वज मानते हैं, उनके नाम में आप राजभर तो जुड़वा नहीं पाए और चले हैं यादवों के इतिहास के ऊपर चर्चा करने। जो भी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैंने दी है, वो सारी जानकारी आप लोगों को इस किताब के अंदर मिल जाएगी। और ओम प्रकाश राजभर जी से भी कहना चाहता हूं कि आप भी इस किताब को परचेज कर लीजिए, आपको यादवों के इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। ये किताब खरीदने के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर किताब के लेखक सुमंत कुमार यादव जौहरा जी का नंबर दे रहा हूं, आप इनसे डायरेक्टली कॉल करके इस किताब को खरीद सकते हैं और यदि आप चाहें तो अमेज़न से भी इस किताब को परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस पूरे मुद्दे के बारे में आप सभी लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।